हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सीयूईटी यूजी 2026 का जनरल मैथ या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पर आपका डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इसमें आपको लास्ट में पीवाईक्यू भी शो करेंगे ताकि आपको ये पता चल पाए कि भाई एक जो यहाँ पर पेपर बनता है जीएटी का यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो उस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अधिकतम या मिनिमम यहाँ पे जनरल मैथ से आ सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। पेपर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक बात मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है बहुत खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जब से सीयूटी आया है 2022 से, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और भी कुछ सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। और पूरा जो पेपर है पीवाईक्यू हर साल मैं एनालाइज करता हूँ, चाहे वो 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो। और अभी मेरी एनालिसिस जो है हुई है 25 की, अभी रिसेंट में किया है। ये सब करके जो है बहुत शानदार तरीके से हमने सिलेबस को डिज़ाइन किया है और सिलेबस में हमने वो सारे टॉपिक्स मेंशन किए हैं जिस पर आपको फोकस करना है, जिसको आपको पढ़ना है ध्यान से, तभी आप जो भी मैथ्स में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तभी कर पाओगे। आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। एक और बात कि अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे एनटीए का, तो वहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा कि भाई हम आपसे जनरल मैथ या फिर कहोगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन नहीं किया है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ से कौन से टॉपिक से आएगा? ये तब पता चलेगा जब आप या खुद करोगे पीवाईक्यू एनालिसिस या फिर ऐसा कोई आपको चाहिए जिसने किया हुआ है, तो वो मैं आपके पास हूं, आपके लिए लेकर के आ गया हूं वीडियो पूरा एनालिसिस के साथ शानदार तरीके से जो है ये। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सारे टॉपिक्स आप जो है जरूर अपने पास जो है लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो सीयूटी यूजी 2026 की, अगर आप सीरियस हो और चाहते हो कि नहीं मुझे एक अच्छे जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो जरूर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, या फिर अगर चाहते हो कि नहीं सिर्फ हमको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अलग से प्रिपरेशन करना है, तो आप उसका बैच भी ले सकते हो। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग और मैथ का जो सेक्शन है वो मैं खुद से जो है कवर कर रहा हूं, तो आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो। ये नंबर है आपके पास, या फिर यहाँ पर सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास ये एप्लीकेशन है, मतलब प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके यहाँ पे कोर्स परचेज कर सकते हो। देखो, अब सिलेबस पे आने से पहले हमको थोड़ा मार्किंग स्कीम समझना जरूरी है। अगर पिछले वीडियोज आप हमारे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है ये सब, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ। अगर आप करेक्ट आंसर करते हो, एक क्वेश्चन सही करते हो, तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। 5 नंबर रिवार्ड के रूप में मिल जाते हैं। अगर गलत करोगे तो 1 नंबर आपके डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अटेम्प्ट नहीं करते हो तो फिर उसके कोई मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होते हैं। तो 5 नंबर मिलेंगे सही करने पे, 1 नंबर आपके कट जाएंगे। ये जीएटी जो हमारा पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपके अगर देखोगे तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब वो तो हर क्वेश्चन पे जो भी टेस्ट पेपर है सब में 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ये जो जीएटी है इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास रहेंगे 60 मिनट्स। इन 60 मिनट्स में आपको यहाँ पर मैथ्स भी सॉल्व करना है, रीजनिंग भी करना है, और जो जीके जीएस करंट अफेयर के सवाल आएंगे वो भी करने होते हैं। तो आपको मतलब थोड़ी सी एक्यूरेसी और थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है, तभी आप 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि 2025 में देखा गया कि जितने भी बच्चे गए पेपर देने, तो पेपर इस बार थोड़ा था बढ़िया पेपर आया था। थोड़ा सा मतलब मीडियम लेवल, उसे मीडियम टू टफ कह सकते हैं, या किसी किसी शिफ्ट में ईजी भी आए थे, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में काफ़ी मतलब बड़े सवाल पूछे गए और मैथ्स के काफ़ी सारे सवाल पूछे गए। इवन 25 सवाल भी पूछे गए। सिर्फ 50 में से 25 सवाल आप देखोगे सिर्फ मैथ के पूछे गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जनरल टेस्ट को सीरियसली नहीं प्रिपेयर करते हो और मैथ्स पे फोकस नहीं करते हो, रीजनिंग पे नहीं करते हो, तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ आप चाहोगे जीके जीएस के भरोसे हम निकाल लेंगे जीएटी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करा था, मैथ्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था और उनको बहुत कम नंबर आए हैं। मतलब 250 में देखोगे तो कई के 50 नंबर आए, कई लोगों के 26 नंबर आए। भाई मैंने खुद एनालाइज किया है, उनका देखा है, कई से स्टूडेंट हैं 26 नंबर लेकर के आए 250 में से। तो आप समझ सकते हो, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो ये जो है ये देख सकते हो ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस में क्या है, जनरल टेस्ट है। और यहाँ पे ये देखोगे जनरल टेस्ट में कि करंट अफेयर है, जीके जीएस वो जानते हो, जनरल मेंटल एबिलिटी जो कि रीजनिंग का पार्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहाँ पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि यही है आपका क्वांट का जो पार्ट बनाएगा, यही वाला होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये दोनों मिलकर के आपको यहाँ पर बना देंगे क्वांट का पार्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं जनरल मैथ। तो ये जो जनरल मैथ का सिलेबस है यही देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस, कि रीजनिंग जो है ये वाला, और यहाँ पे ये जो है जनरल
मेंटल एबिलिटी, ये हम लोग देखेंगे। तो ये रीजनिंग का पार्ट होगा जो कि अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, अगले वीडियो में। तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दी जाती है। तो अरिथमेटिक, अंकगणित, मतलब हमने क्या किया है ना कि इसको पूरा जो सिलेबस है आपका, डिटेल जो सिलेबस हमने बनाया है, तैयार किया है, इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया, लगभग 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है, मेजर जो पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है, जो मेजर पोर्शन है, वो है अरिथमेटिक का। तो अरिथमेटिक में हमको कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, वो पढ़ने, हमारा पहला जो चैप्टर होगा वो पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या, तो भाई अब देखो, एलसीएम एचसीएफ के लिए हम चाहते तो अलग से भी कोई चैप्टर बना सकते थे, लेकिन हमने इसी में डाल दिया है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, रिमाइंडर पढ़ना है, और आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखना होगा, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखना होगा। और भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको यहाँ पर मेजरली जो है, मेजर चीज़ें वो मैंने बता दी यहाँ पर। इसी में आप देखोगे तो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ आ जाती है। ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बट वहाँ से सवाल अभी नहीं बने हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। बट नंबर सिस्टम आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जो है अरिथमेटिक शुरू करते हो तो सबसे जो टफ चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम ही होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि हम लोग ऐसा लगता है कि आ रहा है, बट कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में ही गड़बड़ करते हैं। तो आपको इसको पहले तो सबसे पहले यही चैप्टर अच्छे से कवर करना है। जब ये कवर कर लोगे तो आगे के चैप्टर वैसे भी आसान हो जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो है, इसमें आपको बोर्ड मास का नियम, यहाँ से सवाल डायरेक्ट बने हैं, बोर्ड मास से डायरेक्ट सवाल बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी यूटी का तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड मास भी आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है बात। फिर यहाँ पर शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस से भी डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना होगा, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो ये सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको मतलब ये सब सीख लोगे। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, लाइक m इंटू एन, m के पावर में n है, फिर इसके पावर में n है, तो इसको कैसे लिखेंगे। हाँ, मान लो m के पावर में n लिखा हुआ है, इसके पावर में यहाँ पर p लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। हाँ, n के पावर में -1 है, तो इसको कैसे बदल सकते हैं इसको। तो ये सब ना कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे जो कि आपको परेशान करते हो, ये सब आपको सीखना होगा। सिंप्लीफिकेशन में आप सीख जाओगे। देन यहाँ पर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, अगला चैप्टर, समानुपात और अनुपात। इसमें देखोगे डायरेक्ट एंड इनवर्स से सवाल आते हैं। डायरेक्ट इनवर्स जो आपका प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होता है, उससे पार्टनरशिप वाले सवाल आते हैं, इसमें एज वाले सवाल आ जाते हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड। हाँ, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो टॉपिक के नाम ही हमने यहाँ शो कर दिया छोटे छोटे, बट हाँ, इस चैप्टर को आपको पूरा कवर करना है। ऐसा नहीं कि इसमें 3 हमने लिखा है तो 3 ही, अगर कोई और टाइप होते तो वो भी आपको पढ़ना है, कवर करना है उसको। हाँ, फिर यहाँ पर परसेंटेज आ जाते हैं, परसेंटेज से तो तमाम सवाल ये रहा। मतलब 3 चैप्टर हमने डिस्कस किया, नंबर सिस्टम जो है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद परसेंटेज। यहाँ से तमाम सवाल बने हैं, तो आपको जो है बेसिक वेजेस, कंपैरिजन से सवाल आएंगे, इसमें जितना भी सवाल बन सकता है सारा आपको कवर करना पड़ेगा। हाँ, वो जो आता है ना परसेंटेज से रिलेटेड, कि यहाँ पर जो है एक चुनाव वाले सवाल, कि चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे, उसके इतने आए, उसके इतने आए, या फिर जो नंबर वाले होते हैं कि आपने लाइक कि किसी एग्जाम में मान लो कि आप 40% नंबर लेकर के आते हो, लेकिन आप 30 नंबर से फेल हो जाते हो, ऐसे करके सवाल आते हैं, तो वो भी इसी में आता है परसेंटेज में। और यहाँ से तमाम सवाल बने हुए ऐसे सवाल। तो ये हो गए हमारे 4 चैप्टर्स, मेजर 4 चैप्टर, जो कि पहला हमारा पार्ट था अरिथमेटिक का, 4 चैप्टर हो गया। आगे देखोगे तो 5वां चैप्टर होगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब प्रॉफिट लॉस को अलग कर देते हैं हम, डिस्काउंट को अलग कर देते हो, तो एक और चैप्टर बढ़ जाता। लेकिन अलग करने का क्या मतलब है, इसी से रिलेटेड तो हमने एक ही में लिखा है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट से सवाल बार बार बनते हैं। तो आपको CPSP मार्क प्राइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखना होगा, और फिर इसके जो सवाल होते हैं, इसमें जो फॉर्मूले होते हैं, वो सब आपको सीखना होगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है इसमें। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट, वो सारी चीजें। फिर यहाँ पर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। अब डिफरेंस दोनों में क्या है, उससे रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, उसका ट्रिक क्या होगा, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं वो आप सीखे होगा, लेकिन जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए कई सारे नियम होते हैं, वो जानना होगा। शॉर्टकट आपको सीखना होगा, तभी आप जल्दी कर पाओगे। हाँ, कई बार क्या होता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ करके जो है सवाल पूछ लेता है, जोड़ करके, मतलब दोनों को एक ही सवाल में कंबाइन कर देगा और उससे सवाल बना लेगा, तो वो भी आपको सीखना होगा। फिर आता है टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत फेवरेट चैप्टर है NTA का। मतलब NTA कहीं से पूछे सवाल चाहे ना पूछे, टाइम एंड वर्क से वो जरूर पूछता है सवाल। टाइम एंड वर्क जो है जरूर पूछेगा सवाल। तो जो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें जो है फॉर्मूले होते हैं कई सारे, एफिशिएंसी तो होगा ही। फिर वहाँ पे जो है MDH, जो हम लोग बोल देते हैं MDH फॉर्मूला, वो भी आपको पता होना चाहिए, वहाँ से भी सवाल बनते हैं।
और ये जो है सिस्टम जो होगा, तो अब देखो पाइप एंड सिस्टम इससे अलग नहीं है, क्योंकि जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हो तो पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क से बहुत सिमिलर है। तो बस वहां पे क्या बदल जाएगा, यहाँ से जैसे यहाँ पे आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो है टंकी काम करेगा, हाँ पाइप काम करेगा, तो बस वो हो जाएगा आराम से। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी से सवाल आएगा। ट्रेन और बोट और स्टीम से तो इस बार भी सवाल आया, इस बार ट्रेन से भी सवाल आया, मतलब हर साल सवाल बनते हैं, तो ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं, मतलब बहुत बाय हार्ट प्रिपेयर करना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। अरिथमेटिक में ही एक एवरेज है, जो कि इस बार भी सवाल कई सारे आए हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से कम सवाल आता है, लेकिन आ सकता है और कहीं कहीं आए भी हैं। तो बेसिक और एडवांस दोनों कवर करना है। और एज से रिलेटेड जो सवाल होते हैं कि आपकी उम्र इतनी है, 5 साल पहले आपके पिता की उम्र इतनी थी, तो 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, वर्तमान आयु बताओ, हाँ प्रेजेंट एज क्या है, तो ये सब पूछ लेता है। तो ये कई बार अनुपात दे देता है दो लोगों के बीच के एज का, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इतने सारे टॉपिक्स हो गए हमारे अरिथमेटिक के, 4 इसमें, 4 4 8 हो गए, और 8 3 11 चैप्टर्स यहाँ पे हो गए टोटल अरिथमेटिक में। तो ये सारे 11 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि देखो ये पूरा बहुत अच्छे से तैयार किया गया। इसके बाहर सवाल बनने के चांसेस बहुत कम है, मतलब अरिथमेटिक में अगर सवाल बनेगा तो इन्हीं टॉपिक से बनेगा। बस इतना ही 11 टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अरिथमेटिक का काम आपका हो जाएगा, अंकगणित आपका फिनिश होता है। इतना बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोर्स में आकर के जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो ये सब तो मैं करा ही रहा हूँ। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है। नंबर सिस्टम शुरू किया था, बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हैं। और अगर आपको जुड़ना है, जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब ये अलजेब्रा और प्रोग्रेशन से सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत सवाल पूछे गए हैं यहाँ से भी। तो आपको लीनियर इक्वेशन जानना होगा, आइडेंटिटीज क्या होते हैं ये जानना होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें जानना होगा आपको। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, और थोड़ा बहुत जो बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, हाँ जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब आपको आना चाहिए कि जो है अलजेब्रा में कैसे गुणा भाग करते हैं। अलजेब्रिक जो यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, लाइक x + x जोड़ेंगे क्या होगा, हाँ ऐसे सवाल बनते हैं इक्वेशन बना करके। मैं तो बहुत सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट ऐसे सवाल बने हैं। एपी एंड जीपी, समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी, यहाँ से भी अब सवाल बनने लगा है, काफी सवाल बनने लगा है। तो ये भी आपको एपी और जीपी दोनों कवर करना पड़ेगा। तो अलजेब्रा तो पढ़ना ही है हमको, इसमें जितने आइडेंटिटीज होते हैं वो हमको पता होना चाहिए, और दिन यहाँ पर ये सब यहाँ से एपी और जीपी से सवाल बनने लगे हैं, तो ये भी हमको अच्छे से कवर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने तीसरा जो पार्ट, जो मेजर पोर्शन है, वो है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का हमने एक साथ मेंशन कर दिया है। ज्योमेट्री आपको पढ़ना है क्लास 8 से लेकर के 10th लेवल का, और इसमें आपको लाइन, एंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब आपको पढ़ना होगा ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो इसमें जो है ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं, वो सब पढ़ना होगा। सर्कल से के कुछ फीचर्स होते हैं वो पढ़ना होगा, और सर्कल का जो रेडियस है, सरकमफेरेंस है, वो सब तो यहाँ पे पढ़ लेंगे हम। ये सारी बातें यहाँ पे सीख लेंगे। एंगल से रिलेटेड सारी चीजें वहां पे सीखेंगे। अब ज्योमेट्री जब आप सीख लोगे तो उसके बाद हमको पढ़ना होगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हम लोग 2D और 3D दोनों कवर करना होगा। ओके एक सेकेंड। तो आपको यहाँ पर 2D और 3D दोनों, मतलब एरिया और वॉल्यूम दोनों कवर करना है। तो जैसे क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, तो ये तो क्या हो गया, ये सब तो हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारा, ये तो 3D वाले हो गए, हाँ ये सब 3D वाले हो गए। लेकिन क्षेत्रमिति में एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर का भी पढ़ेंगे। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, हाँ आपके पास ये होता है समांतर चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम, आपके पास जो ये होता है हाँ समचतुर्भुज, तो ये सब आपको देखना होगा। फिर त्रिभुज होता है, त्रिभुज के एरिया कैसे निकालेंगे, ये सब तो 2D 3D सबका यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद देखोगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से सवाल लगातार बन रहे हैं। इस साल भी बहुत सारे सवाल बने हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन से सवाल आ चुका है। तो ये सब जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, तीनों चीजें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये हो गया ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का पार्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जरूर से टॉपिक नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से भी सवाल बना हुआ है पहले और बनता भी रहेगा, तो यहाँ पे ये भी आपको पढ़ना है। हालांकि हम बहुत बेसिक पढ़ेंगे इसमें, मतलब जो क्लास आप 10th में पढ़ते हो, बहुत 9th 10th में हम लोग जो पढ़ते थे, बहुत जो इजी लेवल का होता है वो पढ़ेंगे बस। बहुत हाई फाई हमको नहीं सीखना है इसमें, बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना है बस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सूत्र, जैसे कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा बराबर 1 जो यहाँ पर होता है आपके पास सेक थीटा, ये सब जो आइडेंटिटीज होते हैं हमारे पास, अनुपात, हाँ ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे पास होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसकी वैल्यूज आप याद करते हो कि cos 30 का मान कितना होगा, हाँ sin 30 का मान क्या होगा, ये सब हम लोग याद करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बस ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे लंब बटे कर्ण, हाँ लंब बटे कर्ण sin थीटा, ये सब लिखते हैं, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, तो वो सब हमको मतलब ये जो इसके जो रेशियोज होते हैं वो आना चाहिए हमको। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ से सवाल कम बनता है लेकिन बना है तो हमको ये पढ़ना है, ठीक है। सवाल कम बनता है इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पढ़ेंगे, इसको कवर करके जाना है हमको। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि आप क्लास 12th में पढ़ते हो, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर होता है वही कवर करेंगे। फिर पांचवा जो हमने बांटा है वो है हमारा मेजर पोर्शन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी से तमाम सवाल पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और स्टैट से भी सवाल बनने लगे हैं। मीन, मीडियन, मोड, रेंज। मीन मीडियन मोड में संबंध क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब पढ़ना होगा आपको, हाँ। और हर टाइप के सवाल इसमें करने होंगे क्योंकि कहीं से भी सवाल आ जाता है, तो आपको कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना है। जितना हमने टॉपिक मेंशन किया है बहुत सही तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इसको बनाया गया है और इसमें मेरा अनुभव भी लगा है काफ़ी। तो इस चीज़ को आपको यूज करना है, हाँ, सही तरीके से ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। जब ये प्रिपेयर कर लोगे ना तो आप बहुत शानदार करोगे, बहुत अच्छा करोगे। जो 2026 में पेपर होने वाला है उसमें बहुत शानदार आप करने वाले हैं अगर ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। अब ये देख लो भाई कि यहाँ पर टेस्ट डेट ये क्या लिखा हुआ है, ये PYQ है। तो मैं आपको एक PYQ शो कर रहा हूँ बस जस्ट ये दिखाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं। सारा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि सारा दिखाऊंगे तो उसमें वीडियो कितना बन जाएगा, इतने सारे PYQ, इतने शिफ्ट में एग्जाम हुए, बट एक मैं आपको दिखाऊंगा उसी में बहुत सारे क्वेश्चन है। टेस्ट डे ये 22/5/2025 को पेपर हुआ है, मतलब ये रिसेंट का पेपर है 22/5/2025 को। अब ये जो है मई में आपको पता है कि पेपर होता है आपका, और ये 3 बजे से 6 बजे। अब कहोगे सर 3 घंटे का पेपर कैसे हो गया, तो देखो इसमें जो टाइम मेंशन है वो इन्होंने जो है जिनका भी पेपर है इन्होंने जो पेपर दिया होगा वो 3 पेपर दिए होंगे, हाँ। हो सकता है कि 2 टेस्ट पेपर और होंगे इनके, तो साथ में एग्जाम हुआ होगा, एक ही दिन में तीनों एग्जाम हुआ होगा, तो मतलब 1-1 घंटे सबका मिलता है तो 3 घंटे हुए होंगे। ध्यान रखना कि जो GT का पेपर होगा उसके लिए आपको 1 ही घंटे मिलेंगे, जो 2 घंटे आपको इसमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे टेस्ट पेपर के लिए। 22 मई को शिफ्ट 2 में इनका एग्जाम था। तो अब देखो कि पेपर कैसा आया था, पेपर देखो क्या लिखा हुआ है, Q और R मिलकर जितने समय में एक दीवार का निर्माण करते हैं। अब इसको सॉल्व नहीं करवा रहे हम अभी। अब ये देखो कि ये जो सवाल है टाइम एंड वर्क से आया है। कहाँ से आया है, हमने कहा टाइम एंड वर्क फेवरेट सवाल है, टाइम एंड वर्क फेवरेट सवाल है NTA का, मतलब चैप्टर है, वहाँ सवाल बार बार आते हैं। यदि 5 से 85 तक सभी संख्याएं जो वास्तव में 5 से विभाजित हैं और वही क्रम में व्यवस्थित होती है तो निम्नलिखित से कौन सी संख्या नीचे से 11वें स्थान पर आएगी। देखो ये नंबर सिस्टम का सवाल नहीं है तो कहाँ से आया बताओ, ये जो है सवाल है। आगे देखें अगला सवाल, एक मोटर नाव स्थिर पानी में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, या एक नदी के धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाए या फिर धारा के विपरीत दिशा में जाए, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको सीखने होते हैं। डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, कैसे जा रहा है वो सब। अब ये हो गया हमारा टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम का जो चैप्टर है वहां से सवाल आया। एक रेखा बिंदु 2-5 से गुजरती है और अक्ष पर बराबर अंतःखंड बनाता है, समीकरण क्या है, ये कहां से आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हो, यहां से आया भाई सवाल। आगे बढ़ो, पासे की एक पंक्ति, ये कहां से आ गया, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी से सवाल। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है देखो। आगे बढ़े, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 7/6 है तब लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना है। सवाल आसान है, दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखे रहोगे तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। तो ये सवाल है गया आपका प्रॉफिट लॉस से। अगला सवाल, 3:2:7 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं, वर्गों का योग इतना है तो 3 संख्याएं क्रमशः इस प्रकार होंगी। रेशियो से सवाल, कितना बढ़िया सवाल है। एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 17 सेंटीमीटर और एक भुजा 8 सेंटीमीटर, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मेंसुरेशन। आगे देखें 2D मेंसुरेशन, 2x + 3y - 8 = 0, 3x इसके बराबर है बताओ 4x² + y² - 4x। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन दिए गए लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन है x और y, 2 वेरिएबल हैं, दोनों को हल करो, दोनों वेरिएबल के मान निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, आंसर निकाल दो, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, अलजेब्रा। 6 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाना है, इसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, इनमें कितने अलग तरीकों से किया जा सकता है। फिर से ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी या फिर कह सकते हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल आया है। आगे देखें, शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कपड़े में से कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता हुई, जिसके आधार की त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। तंबू बनाना है, कहां से आया है, शंकु से सवाल आया है, हाँ 3D मेंसुरेशन वहां पढ़ेंगे। अब ये देखो कहा गया आंकड़े का बहुलक क्या है, मोड पूछ लिया, मोड। आगे बढ़ो, 15 प्रश्न पत्रों के अंकों का औसत कहां से आ गया, एवरेज से सवाल आ गया। यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में या 9 गुना हो जाएगी, कहां से आया, चक्रवृद्धि ब्याज, CI से सवाल। देखो तो ये बस हमने 100 किया है, अगर टोटल गिनोगे ना तो टोटल कितने सवाल आए थे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 10,
2 12, 14, 14 ही हुए, 2 4 5 6, 2 8 10 12, 2 14, हाँ 14 ही। तो इसमें तो हमको 14 सवाल टोटल दिख रहे हैं। कितने? 14 सवाल दिख रहे हैं। तो अब होता क्या है ना, जैसे सीयूटी का जब एग्जाम दोगे तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। किसी का 16 को पड़ा है, किसी को 22 को, किसी को 30 का, किसी को 29 को। तो अलग अलग डेट पे अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं। तो होता क्या है कि एनटीए क्या करती है कि जैसे 50 क्वेश्चन टोटल है। कितने क्वेश्चन है टोटल? 50 क्वेश्चन। तो इस 50 में क्या करेगी कि किसी शिफ्ट में रीजनिंग से पूछ देगी ये 22 सवाल। कितने सवाल? 22 से। तो यहां पर पूछेगी आपसे, मान लो मैथ से, फिर आपसे पूछेगी मैथ से, जो जनरल मैथ्स है, जो हम अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, यहां से पूछेगी 15 ही सवाल या 10 ही सवाल पूछेगी। लेकिन क्या होगा कि जब दूसरे शिफ्ट में देखोगे तो वहां पे बढ़ा देगा संख्या, यहां पे बदल देगा, ये मैथ को बढ़ा देगा 25 और इसको बना देगा 10। ऐसे हो जाता है। तो अगर आप ये सोच करके जाओगे कि सर हमको तो रीजनिंग समझ में आ रहा है तो रीजनिंग पढ़ लेते हैं, जीके जीएस पढ़ लेते हैं, मैथ को छोड़ देते हैं, तो मैं बता दूं 2025 में 28 क्वेश्चन भी आया है। एक शिफ्ट में 28 क्वेश्चन भी आया है। 50 में से लगभग 28 क्वेश्चन आया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ जनरल मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आया है। तो आप मैथ के सेक्शन को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। मतलब इग्नोर करके जाओगे तो ऐसा होगा कि आपके फिर वही 26 नंबर आएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कुछ बच्चे जो 12th में मैथ्स पढ़े हैं, साइंस से मैथ्स से पढ़े हैं, तो उनको आ जाएगा, वो कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं हमारे जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि ऐसे बच्चों से मैं हर साल मिलता हूँ जिनको समझ में नहीं आता है मैथ्स का कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी कई बार नहीं समझ में आता है। तो ये सब आपको समझना होगा। अगर आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पहचानना होगा। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है पहले, अच्छी बात है, फिर आप कर लोगे। रीजनिंग अगर नहीं पढ़ेगी, जो कि मैक्सिमम बच्चे हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है, तो वो नहीं पढ़ते, तो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ मान लो आप क्लास 12 में पीसीएम से हो तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स, तो हो जाएगा। क्लास 10 तक भी आपने अच्छे से पढ़ा मैथ, तब भी आप बनाने के उसमें रहोगे, लेकिन आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आपको मतलब ये है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप क्लास 12 में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। भले आपने मैथ क्लास 12 तक पढ़ा है, फिर भी आपको इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ये चैप्टर एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। वो जरूर होगा कि आप पहले से मैथ से आ रहे हो, मैथ वाला बैकग्राउंड है, तो आप जल्दी चीज़ें सीख करके जल्दी जल्दी खत्म कर दोगे, बस इतना ही होगा। लेकिन आपको चैप्टर तो सारे कवर करने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छा करना है। तो ये रही बात हमारी सिलेबस और पीवाईक्यू के ऊपर। डिटेल सिलेबस हमने दे दिया है। सिलेबस जो होता है हमारा, वो एक मोटा मोटी खाका दे देता है। जैसे एनटीए का सिलेबस देखोगे तो मोटा मोटा ऊपर का चादर है बस, हाँ, ऊपर का देखोगे ऐसे, मतलब ये कवर करता है बस, लेकिन अंदर का क्या क्या वो पता नहीं चलता है कि अंदर क्या क्या पूछेगा। वो सब हमको पीवाईक्यू से मिलता है। तो ये पीवाईक्यू जो है आपके लिए गाइडिंग लाइट का काम करता है। आपको अगर बहुत शानदार तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आपको कर सकते हो, तो सेल्फ स्टडी करो या फिर हमारे साथ जुड़ सकते हो, इसमें तैयारी कर सकते हो। इसमें हम पीवाईक्यू भी आपको करवाएंगे। इसमें आपको अलग से पीवाईक्यू के लिए भाग लेंगे, पीवाईक्यू के भी सेशंस हम इसमें लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, देन पीवाईक्यू भी आपको करवाया जाएगा। तो इस कोर्स में जुड़ करके सारा जो है होलिस्टिकली कवर कर सकते हो, सारी चीजें जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। सिंपली आप सीयूटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन और तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि अगले टॉपिक में हम लोग रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।